चलिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर सडन इनपुट दें जनरेटर को, तो सडन इनपुट देने पर ये चेक किया था कि जनरेटर स्टेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये चेक करना चाह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कितना मैक्सिमम इनपुट दें कि जनरेटर अपनी स्टेबिलिटी लूज ना करे। जैसे आप देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, a generator with constant excitation supplies 30 megawatt through a step-up transformer and a high voltage line to an infinite bus bar. If the steady state stability limit of the system is 60 megawatt, estimate the maximum permissible sudden increase of generator output. यहाँ जनरेटर के बाद यहाँ आउटपुट और होना चाहिए, जनरेटर आउटपुट। अब ये जनरेटर का जो आउटपुट है ये सडन इंक्रीज क्यों होगा? इट विल इंक्रीज ड्यू टू सडन इंक्रीज इन प्राइम मूवर इनपुट, यानी जब आप मैकेनिकल इनपुट अचानक से बढ़ा दोगे इसलिए जनरेटर का आउटपुट इंक्रीज होगा। एंड इफ द स्टेबिलिटी इज टू बी मेंटेन, यानी कितना मैक्सिमम परमिशिबल चेंज अलाउड है सो दैट जनरेटर अपनी स्टेबिलिटी लूज ना करे। कंडीशन क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ जनरेटर ट्रांसफार्मर एंड लाइन में बी निग्लेक्टेड। इससे पहले वाले क्लास क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ जो रेजिस्टेंस ऑफ जनरेटर ट्रांसफार्मर एंड लाइन में बी निग्लेक्टेड, पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था लॉस फ्री जनरेटर, मींस वहां पर भी हमने ये सब निग्लेक्ट किए थे। तो अब इस केस में सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमें साइनोसॉइडल जो कर्व बनता है वो कर्व हमें बनाना पड़ेगा। और उस कर्व के लिए एक्स एक्सिस पर हमारा क्या होगा, डेल्टा, वाई एक्सिस पर क्या होगा हमारा पावर, और ये साइनोसॉइडल पावर वेरी करेगा ना। तो जब साइनोसॉइडल वेरिएशन है यहाँ पर गिवन है कि जो इसकी स्टेडी स्टेट लिमिट है दैट इज 60, यहाँ 60 दे रखा है ना कि इफ द स्टेडी स्टेट लिमिट ऑफ द सिस्टम इज 60 मेगावाट, यानी ये जो है ना मैक्सिमम जो वैल्यू है इसकी, दिस मैक्सिमम वैल्यू इज 60 मेगावाट। दिस इज 60 मेगावाट। और इसके बाद इससे पहले और एक और चीज गिवन थी कि जनरेटर विद कांस्टेंट एक्साइटेशन सप्लाइज 30 मेगावाट। ये 60 है और इनिशियली जो ये दे रहा था वो है आपका 30 मेगावाट। तो ये यानी ये इसका जो इनिशियल ऑपरेटिंग पॉइंट है वो इस जगह, तो इट इज 30 मेगावाट के जो करस्पॉन्डिंग जो एंगल है ये एंगल आपका हो जाएगा डेल्टा 1। अब ये मानते हैं कि ये मैक्सिमम है इसका 60, 30 पर ऑपरेट कर रहा है। कोई एक वैल्यू जिस वैल्यू पर हम मानेंगे कि ये सिस्टम स्टेबल होगा वो वैल्यू हमने यहाँ पर एज्यूम कर ली और इस वैल्यू को हमने मान लिया कि ये P1 है। आप P1 मान लो, P मान लो, जो आपको एज्यूम करना है वो एज्यूम कर लो। इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ एंगल होगा, दिस एंगल विल बी, ये जो है ना इसको मैं अगर डेल्टा 1 मानता हूँ तो ये एक्चुअली हमने पहले एजम्पशन में हमने इसको डेल्टा नॉट माना हुआ है, इसके प्रीवियस में नहीं डेल्टा 1 ही माना है, तो हम इसे डेल्टा 1 मान लेते हैं। इसे डेल्टा 1 ही अगर हमने माना है तो हमने इसे डेल्टा 1 हो गया, ये हो गया हमारा डेल्टा 2, और इसके आगे ये जो एंगल है इसको जिसको हम डेल्टा m मानते थे या डेल्टा 3 मान लो, तो अभी हमने इसको मान लिया है यहाँ पर डेल्टा 3।
ये हमारा इक्वेशन के जो हमें यहाँ पर जो डेटा गिवन है उस डेटा के अकॉर्डिंग ये ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया। अब मैं अगर इसके यहाँ पर हम नोटेशन दे देते हैं इनके, तो इनके नोटेशन देने के लिए एक कंडीशन तो क्या हो जानी चाहिए, ये पॉइंट हो गया हमारा ए जो इनिशियल ऑपरेटिंग पॉइंट है। इस इनिशियल ऑपरेटिंग के पॉइंट के बाद जब लोड इंक्रीज होता है ये पॉइंट हो गया हमारा बी। ये मैक्सिमम वैल्यू है इसलिए हमने इसको पॉइंट ले लिया एम। ये पॉइंट है हमारा सी। इस पॉइंट को अभी मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ जी। तो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये जो एरिया है, ये एरिया, दिस एरिया शुड बी इक्वल टू दिस एरिया। तो अगर मैं इसको कहता हूँ A2 और इसको कहूँगा फिर मैं A1, तो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए A1 और A2 बराबर होना चाहिए। ये G है, इसको दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ। लिया है, ये है G। अब हम करते हैं इसका एनालिसिस। तो एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर पहली कंडीशन जो स्टेबिलिटी के लिए, और स्टेबिलिटी जो एरिया है, दिस एरिया ए जी बी, दिस शुड बी इक्वल टू एरिया बी एम सी। ये दोनों एरिया जब बराबर होंगे तभी हम कहेंगे कि ये सिस्टम स्टेबल है। अब जब मुझे एरिया ए जी बी कैलकुलेट करना है, तो ए जी बी कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, एरिया ए जी बी, ये जो एरिया है ये एरिया क्या होगा, ये कंप्लीट यहाँ से डेल्टा 1 ए जी बी एंड डेल्टा 2, इस एरिया में से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे इसको। ये जो है ना, जो ये एरिया होगा जो इंटीग्रेट करेंगे हम यहाँ से P1, ये जो P मैक्स जो है ना 60 साइन डेल्टा, और 60 साइन डेल्टा जो हमारा इक्वेशन है उसकी जिसकी लिमिट होगी डेल्टा 1 से लेके डेल्टा 2 तक। ये तो एरिया ए जी बी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पार्ट को this will be equal to, यहाँ से मैं इसे इंटीग्रेट करूं पहले, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक होगा, ये डेल्टा 1 से लेके डेल्टा 2 तक, ये डेल्टा 1 से लेके डेल्टा 2 तक इंटीग्रेट होगा। दिस डेल्टा 1 टू डेल्टा 2 और P1 माइनस 60 साइन डेल्टा और डी डेल्टा। ये डायरेक्ट क्यों लिखा है, क्योंकि इसको आप वैसे किस तरीके से लिखोगे, अगर आप डिटेल में लिखते हो तो कैसे लिखोगे, P1 डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1, ये लिखते हैं, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 60 साइन डेल्टा डी डेल्टा इंटीग्रेशन फ्रॉम डेल्टा 1 टू डेल्टा 2। ये जो कंप्लीट एरिया है, इस कंप्लीट एरिया को हम कैसे लिखते हैं, P1 डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1, और जो जिस पार्ट को माइनस करना है ये कर्व होगा, क्योंकि इसके जो मैक्सिमम वैल्यू है 60, तो 60 साइन डेल्टा डी डेल्टा और इंटीग्रेट करोगे आप डेल्टा 1 से लेके डेल्टा 2 तक। एंड दूसरा जो एरिया हमें चाहिए, एरिया कौन सा, बी एम सी,
BMC अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन, ये पूरा कहां से कहां तक, डेल्टा 2 से लेके डेल्टा 3 तक, जो पूरा इस एरिया साइनोसॉइडल एरिया के अंडर, जो साइनोसॉइडल कर्व के अंडर एरिया आएगा वो माइनस ये वाला जो एरिया है ना, इसको आप माइनस करोगे। कौन सा, बी सी डेल्टा 3 डेल्टा 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन डेल्टा 2 टू डेल्टा 3 60 साइन डेल्टा डी डेल्टा और माइनस P1 डेल्टा 3 टू डेल्टा 3 माइनस डेल्टा 2। और अगर इसे हम कंबाइंड करके इसी फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो इसको लिख दो, डेल्टा 2 टू डेल्टा 3 60 साइन डेल्टा माइनस P1 डी डेल्टा। ये दोनों कंबाइंड करके इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। जब इन्हें कंबाइंड करके एक इस तरीके से लिख रहे हैं तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कंडीशन क्या पता है इसकी स्टेबिलिटी की, कि या तो A1 जो है ना लेस देन हो A2 से, या फिर A1 A2 के बराबर हो। अभी यहाँ पर हमने मैक्सिमम लोड की बात की है कि मैक्सिमम मैकेनिकल लोड, तो मैक्सिमम मैकेनिकल लोड के केस में A1 जो है ना A2 के बराबर होना चाहिए। अगर A1 A2 के बराबर होना चाहिए, इट मींस A1 माइनस A2 दिस शुड बी इक्वल टू 0। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि दिस विल बी इक्वल टू एरिया AGB माइनस एरिया BMC। ये दोनों हो सकते हैं, तो अब मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ लिखूंगा। तो एरिया AGB दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल्टा 1 से लेके डेल्टा 2 तक P1 माइनस 60 साइन डेल्टा डी डेल्टा माइनस ये डेल्टा 2 से लेके डेल्टा 3 तक 60 साइन डेल्टा माइनस P1 डी डेल्टा। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं अगर हम, तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल्टा 1 टू डेल्टा 2 P1 माइनस 60 साइन डेल्टा डी डेल्टा प्लस इंटीग्रेशन डेल्टा 2 टू डेल्टा 3 P1 माइनस 60 साइन डेल्टा डी डेल्टा। ये माइनस साइन यहाँ ले आए तो ये प्लस हो गया, और ये P1 माइनस 60 साइन डेल्टा डी डेल्टा होगा। अब इसको जब आप इंटीग्रेशन देखते हो, ये डेल्टा 1 से डेल्टा 2 तक है और फिर डेल्टा 2 से लेके डेल्टा 3 का है। तो अगर तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ, फ्रॉम डेल्टा 1 टू डेल्टा 3 P1 माइनस 60 साइन डेल्टा डी डेल्टा। जब इसको आप सॉल्व करते हो तो ये क्या होगा, P1 डेल्टा 3 माइनस डेल्टा 1 प्लस 60 कॉस डेल्टा 3 माइनस कॉस डेल्टा 1। अब देखो ये इससे हमें जो है ना इसकी कंडीशन निकल के आई कि A1 माइनस A2 इज इक्वल टू, अगर 0 कर रहे हैं तो ये कुछ इक्वेशन आएगा, और इसको मैं करूंगा इक्वल टू किससे, 0 से। या इसको जो है ना मैं ऐसे इस तरीके से लिख लो कि दिस विल बी इक्वल टू 0, दिस एरिया this area will be equal to 0, this 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 will be equal to 0, and ultimately this will be equal to 0। अब हमें चाहिए इनकी डेल्टा 1 और डेल्टा 3 की वैल्यू।
अब डेल्टा 1 और डेल्टा 3 की वैल्यू के लिए देखो, जब जहां डेल्टा 1 के करस्पॉन्डिंग ये जो कर्व है ये कहाँ कट कर रहा है, एट 30। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो है ना इसका जो कर्व है, दैट कर्व विल बी इक्वल टू 60 साइन डेल्टा 1 एट पॉइंट ए। इस कर्व को अगर आप देखते हो तो यहाँ पर पीई और पीएम बराबर है। जो साइनोसॉइडल कर्व है ये पीई है, ये है 60 साइन डेल्टा, और जो पीएम है ये है 30। तो 30 विल बी इक्वल टू 60 साइन डेल्टा, ये डेल्टा 1 नहीं डेल्टा है, साइन डेल्टा एट पॉइंट ए। अब यहाँ से अगर आप डेल्टा 1 की वैल्यू निकालते हो तो डेल्टा 1 दिस इज इक्वल टू 0.5, और इसको हम रेडियन में करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 5/6 रेडियंस। अब यहाँ से cos डेल्टा 1 अगर आप निकालते हो तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.866। तो ये तो आपने निकाल लिया डेल्टा 1। अब पॉइंट बी की अगर मैं बात करूं, एट पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर है ये कितनी वैल्यू है, P1 है, और दिस P1 इज इक्वल टू 60 साइन डेल्टा 2। तो P1 विल बी इक्वल टू 60 साइन डेल्टा 2, और डेल्टा 3 की जो वैल्यू होती है, डेल्टा 3 जो हमने यहाँ लिया है, दिस डेल्टा 3 इज इक्वल टू पाई माइनस डेल्टा 2। ये जब हम यहाँ लेते थे डेल्टा एम प्रीवियस एग्जांपल में, ये हमने डेल्टा एम लिया था, तो डेल्टा 3 विल बी इक्वल टू पाई माइनस डेल्टा 2। तो जब डेल्टा 3 इज इक्वल टू पाई माइनस डेल्टा 2, तो मैं अगर इसका कॉस लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कॉस डेल्टा 3 भी चाहिए ना, तो कॉस डेल्टा 3 दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस डेल्टा 2, क्योंकि डेल्टा 3 की जगह पाई माइनस डेल्टा 2 रखा, तो दिस विल बी माइनस ऑफ कॉस डेल्टा 2। और P1 की वैल्यू क्या है, 60 साइन डेल्टा 2। तो ये जो वैल्यू है कॉस डेल्टा 1, ये P1, और कॉस डेल्टा 3, ये वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए P1 की जगह मैंने क्या रखा, 60 साइन डेल्टा 2, ठीक है, और डेल्टा 3 की जगह मैंने क्या रखा, पाई माइनस डेल्टा 2, तो पाई माइनस डेल्टा 2, और जो डेल्टा 1 है, डेल्टा 1 की जो वैल्यू है दैट इज 5/6, तो माइनस 5/6 प्लस 60, कॉस डेल्टा 3 की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस कॉस डेल्टा 2, तो माइनस कॉस डेल्टा 2, और इसके बाद जो कॉस डेल्टा 1 है इसकी वैल्यू है माइनस 0.866, तो माइनस 0.866, दिस विल बी इक्वल टू 0। जब इसको और आप सॉल्व करते हो तो इस ये निकलेगा आप, मैं 5/6 माइनस डेल्टा 2, इसको सॉल्व किया आपने, और 60, जो 60 यहाँ है 60 यहाँ है, 60 का तो पूरा ये इधर चला गया, ये तो 0 हो गया, तो साइन डेल्टा 2, और ये जो माइनस में है, इन माइनस के दोनों टर्म्स को आप राइट हैंड साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका कॉस डेल्टा 2 प्लस 0.866। अब यानी ये पूरा जो इक्वेशन है ये किसके टर्म्स में हो गया, डेल्टा 2 के टर्म्स में।
अब जब इस तरीके का कोई इक्वेशन आता है तो यहाँ पर आपको जो डेल्टा टू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये डेल्टा टू, ये इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से। मींस आपको कुछ अलग कुछ वैल्यू पुट करनी है और ये देखना है कि LHS इज इक्वल टू RHS आएगा या नहीं आएगा। तो जब आप ट्रायल एंड एरर मेथड लेते हो तो कोई एक वैल्यू कंसीडर करो, फिर देखो उस केस में LHS और RHS बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आ गए तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, फिर डेल्टा की वैल्यू थोड़ा सा चेंज करोगे, फिर देखोगे कि LHS RHS बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इस केस में जो है ना, जब ट्रायल एंड एरर मेथड लेते हैं तो डेल्टा टू की जो वैल्यू आती है दैट इज 60.4 डिग्री, और इसको लिखते हैं 1.0541789 रेडियन। इस वैल्यू पर ये LHS और RHS बराबर आ जाते हैं। अब आपने क्या किया कि ये जो डेल्टा टू की वैल्यू है ये आपने कैलकुलेट कर ली। अब P1 जो है, P1 ये किसके इक्वल होगा, इस इक्वेशन से आप देखो एट पॉइंट बी जो है ना, यहाँ अभी हमने कैलकुलेट किया था ना कि P1 किसके इक्वल है, 60 साइन डेल्टा टू। तो P1 विल बी इक्वल टू 60 इंटू साइन और 60.4। तो P1 60 साइन 60.4, जब आप इसकी वैल्यू निकालते हो दिस विल बी इक्वल टू 52.17 मेगावाट। अब यहाँ पर ये देखना है कि स्टेबिलिटी के लिए जो इनिशियल इनपुट था वो था 31 से लेके जो ये P1 की वैल्यू आ रही है, दिस P1 इज 52.17। और हमसे क्वेश्चन में एक चीज पूछी थी, क्वेश्चन में पूछा था कि एडिशनल estimate the maximum permissible sudden increase of generator output। तो ये नहीं पूछा हमसे कि कितने पर स्टेबल होगा, ये पूछा सडन इंक्रीज। तो इंक्रीज यानी इनिशियल कितना था हमारा, अगर हमें इंक्रीज काउंट करना है फॉर सडन इंक्रीज, तो अभी जो P1 माइनस इनिशियल लोड जितना था, तो इनिशियल इनपुट कितना था 30, so this will be equal to 52.17 minus 30, this will be equal to 22.17 मेगावाट। यानी हमने ये कैलकुलेट किया कि इफ जनरेटर इज ऑपरेटिंग एट 30 मेगावाट एंड जो गिवन कंडीशंस हैं उन कंडीशंस में अगर मैक्सिमम 22.17 मेगावाट इनपुट और इंक्रीज कर दिया जाए तब भी जनरेटर अपनी स्टेबिलिटी लूज नहीं करेगा।